बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में। हम आज जिक्र कर रहे हैं बिल्डिंग भारत को लेकर, कैसे भारत का निर्माण हो रहा है और हमारे देश की जो आधी आबादी है वो हमारे देश का आज निर्माण कर रही है। वुमेन्स डे हाल ही में था, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आप महिलाओं के लिए, यूथ के लिए काम करती रही है, ऐसे में 2047 का एक टारगेट अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सबसे यंग लीडर्स में इस समय आप हैं, महिलाओं का प्रोजेक्शन और बच्चियों का, युवाओं का आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसमें कहना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की हमेशा से यही कोशिश रही और हमेशा वो कहते हैं, अपने स्पीच में कहते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज की युवा जो पीढ़ी है उन्हें हमें साथ में लेके, उनके विचार को साथ में लेके हमें इस देश को विकसित बनाना है। इसलिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से, यूथ मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज के हमारे देश के युवाओं को हम कैसे एक साथ जोड़ें, उनको सरकार के साथ हम कैसे जोड़ें कि जिसके माध्यम से उनके विचारों से हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट बजट हमारा हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट की शुरुआत में ही कहा कि जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स जो हमने पिछले साल से ये सीरीज शुरू की, जो अभी 2 साल हुए उसको, तो उसमें से जो प्रेजेंटेशन हमारे देश की युवाओं ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखे थे विकसित भारत को लेके, तो उन विचारों को भी इस बजट में शामिल किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप युवाओं के विचार को लेके जब आगे बढ़ोगे इस देश के डेवलपमेंट के लिए, तो डेफिनेटली हम विकसित भारत का सपना हम पूरा कर पाएंगे। और जहाँ तक बात महिलाओं की आती है, तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी उतनी अपॉर्चुनिटी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 फ्रैक्शन है, एक तो यूथ मिनिस्ट्री के प्रोग्राम हमारे अलग से चलते हैं और उसके साथ ही हम स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी अलग से चला रहे हैं। और स्पोर्ट्स में रिसेंटली अभी वुमेंस डे अभी 8 मार्च को हो चुका है, तो इस बार हमने कोशिश की, जो अस्मिता लीग्स स्पोर्ट्स मंत्रालय का ही एक भाग है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसकी शुरुआत की थी और उनका यही इंटेंशन था कि स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और सबसे अहम बात कि हम ग्रास रूट तक लेके जाए। एक अच्छा टैलेंट तो हमें ग्रास रूट से मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे देश का आगे का भविष्य रहेगा, हमारे देश के लिए खेल सकेंगे, मेडल ला सकेंगे। लेकिन उसके अलावा ही हमें स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ाना है, क्योंकि हमारे लिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब तक हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तब तक हम इस देश को विकसित नहीं बना सकते। तो स्पोर्ट्स एक बड़ा माध्यम है इस देश को विकसित बनाने के लिए। इसलिए खास करके हमने 8 मार्च के अवसर पे इस बार पूरे देश में नियर अबाउट 250 डिस्ट्रिक्ट में हमने अस्मिता लीग्स करवाई, जहाँ से छोटी बच्चों से लेके तो बड़े महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया और राउंड अबाउट 2 लाख महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और स्पोर्ट्स मंत्रालय, यूथ मंत्रालय पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ को और स्पोर्ट्स को पूरी तरह से आगे बढ़ाएं। उस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स को एक नया फ्यूचर की तरफ अभी हम देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी हमारे देश के एथलीट्स और सभी महिलाएं भी और यूथ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा जी, ये जो योजनाएं बनी हैं वो वाकई बहुत बेहतरीन है, लेकिन गांव घर में इसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती किसी भी सरकार के लिए होती है। तो इसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? पिछले ही सेशन में हमने खेलो इंडिया नीति हमने यहाँ पे बनाई और उसके बाद स्पोर्ट्स गवर्नर बिल्स भी हम लाए, कि जिसका यही मकसद है कि हम राज्य सरकार के साथ मिलके और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके साथ मिलके हम स्पोर्ट्स को ग्रास रूट तक कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया एक ऐसा हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट बना कि जिसके माध्यम से आज हर गांव का बच्चा खेलो इंडिया के बारे में जानता है और उससे और बड़े स्केल पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने खेलो भारत नीति के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर पाएंगे, स्पोर्ट्स साइंस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं,
उसके बाद स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और खास करके महिलाओं को स्पोर्ट्स के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। इसलिए ये पूरे कंपोनेंट में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और खेलो इंडिया मिशन की भी इस बार शुरुआत की है, जो खेलो इंडिया का ही एक नया वर्जन है कि खेलो इंडिया मिशन, कि जिसके माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक स्पोर्ट्स स्कूल खोल पाए राज्य सरकार के साथ मिलके, कि जिसके माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट का जितना भी टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेके, तो वो स्कूल में उन्हें अच्छी से ट्रेनिंग दिया जाए। उसके बाद स्टेट एक्सेलेंस सेंटर हम बनाए, वो भी राज्य सरकार के साथ मिलके, और केंद्र सरकार उसे सपोर्ट करेगी। और फिर तीसरा आएगा कि जो हमारी केंद्र सरकार के जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे साई के सेंटर है, और उसके साथ ही ओलंपिक सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं, कि जो एलिट एथलीट है जो डिस्ट्रिक्ट से लेके तो नेशनल तक आ रहे हैं, उनका वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोचेस को अभी पूरे रिफॉर्म के साथ हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हर स्टेट की तरफ से भी हमें दिखाई दे रहा है। और खास करके एक बात कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके माध्यम से जो हमारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हमारे ऐसे वेन्यू है कि जहाँ पे हम स्पोर्ट्स का टूरिज्म काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँगी कि 2 दिन पहले T20 का मैच जो हमारा हुआ वो अहमदाबाद में हुआ। आप देख सकते हो कि पूरे देश से वहाँ पे लोग मैच देखने के लिए आए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की इकोसिस्टम या इकोनॉमिकल सिस्टम भी वहाँ पे बढ़ती है, वहाँ पे ग्रोथ दिखाई देता है। रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही हमने पूना में ग्रैंड टूर साइकिल का इंटरनेशनल कंपटीशन वहाँ पे करवाया। नियर अबाउट 25 कंट्रीज के वहाँ पे साइकिलिस्ट जो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। उनको पहली बार यहाँ आके महसूस हुआ कि इतना भी क्राउड यहाँ पे है जो हमारे कंपटीशन को देखने के लिए आया है। नियर अबाउट 15 लाख लोग थे, मतलब लास्ट दिन कितने लोगों ने वहाँ पे ये कंपटीशन दिखा, तो उनको भी एक ऐसा महसूस हुआ कि इतना अच्छे लेवल पे हम ऑर्गेनाइज इसको कर सकते हैं। तो कोशिश यही चल रही है कि स्पोर्ट्स को एक बड़ा सिस्टम बना के हम विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। और पूरी आशा है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्पोर्ट्स को लेके आने वाले 10 साल में, वो पूरा करते हुए हम दिखाई देंगे। रक्षा जी, 2036 में हम मेज़बानी करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं ओलंपिक्स की। क्या आपको लगता है कि जो खेल संरचना इस समय हमारी है या भारत की जो है, उस हिसाब से ओलंपिक्स को और उन जैसे खेलों को हम केटर कर पाएंगे तब तक? हालांकि अभी समय है 10 साल, फिर भी डेफिनेटली हम कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने अभी पहले ये सब चीज़ें आपको बताई, जो बातें मैंने रखी यहाँ पे, वो उसी धरती पे हम कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को, या जो भी पूरा इकोसिस्टम है वो हम किस तरह से हम डेवलप कर पाएंगे। और उसी लाइन पे हम सभी राज्य सरकार के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। काफ़ी नई पॉलिसी हर राज्य अपने अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे वो मजबूत कर पाए, और जो हमारी पूरी आम जनता है उनको भी हम स्पोर्ट्स के साथ कैसे जोड़ पाए। इसलिए पूरी कोशिश सरकार की तैयार हो चुकी है, और उस तरह से हम कदम भी उठा रहे हैं। भारत मंडपम में जो यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम, इसका आयोजन और इसका प्रतिनिधित्व आपने किया, उसको लेकर के जहन में क्या एक पूरा टारगेट है जो आप सेट करना चाहते हैं, खासतौर पे जो महिलाएं या बच्चे हैं, लड़कियां हैं? विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स का मकसद ये है कि जो यूथ फेस्टिवल हम जो सेलिब्रेशन करते हैं, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस बार के बजट में आदरणीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को रखा, जो कि बहुत अहम बात है हमारे लिए। और इसका एक मैसेज पूरे देश के युवाओं को एक देने का काम आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, कि हमारे देश का विकास और विकसित भारत का संकल्प हमारे देश के युवाओं के विचारों के साथ करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। और जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स की जो शुरुआत है पिछले साल से हमने की, कि जो हमारा यूथ मिनिस्ट्री का माय भारत पोर्टल है, जिस पोर्टल के माध्यम से हम पूरे देश के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नियर अबाउट आज 2,15,00,000 युवा माय भारत पोर्टल के ऊपर रजिस्टर है। विकसित भारत को लेके हम उन्हें अलग अलग विषय के ऊपर उन्हें क्विज कंपटीशन हम लेते हैं। इस बार नियर अबाउट 50 लाख यूथ ने पार्टिसिपेशन उसमें किया,
और फिर स्टेज बाय स्टेज उनका सिलेक्शन होता जाता है। और दिल्ली में 9 जनवरी मतलब 4 दिन के लिए 9 से 12 जनवरी के भीतर यहाँ पे 3000 युवाओं को हम पूरे इंडिया से हर स्टेट से हमें उन्हें बुलाते हैं। वहाँ उनका ओरिएंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है। और 12 जनवरी के दिन आदरणीय खुद प्रधानमंत्री जी उस प्रेजेंटेशन में वो वहाँ पे रहते हैं। सभी युवाओं का प्रेजेंटेशन वहाँ पे सुना जाता है और उस प्रेजेंटेशन में से जो चीज़ें सरकार को लगती है कि ये हम कर सकते हैं या हमारे देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, तो उन विचारों को हम बजट में शामिल करके इस देश को विकास के लिए गति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज युवाओं के मन में ये बात है कि आज सरकार हमारे विचार सुन रही है, सरकार आज हमारे साथ है और हम हर कॉलेज में जाके ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं युवा कनेक्ट प्रोग्राम के माध्यम से। और वो हम खुद नहीं रख रहे, वो हमारे युवा ही बात रख रहे हैं कि किस तरह से सरकार आज की युवाओं को लेके आगे बढ़ रही है, उनके विचारों को लेके आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि एक काफी अच्छी कोशिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आज युवा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। रक्षा जी, 2 आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। एक तो क्योंकि हम यंग यूथ की बात कर रहे हैं, जनरेशन जेनजी की चर्चा होती है, अब तो बीटा भी जो अभी जिनका बर्थ हुआ होगा वो बीटा जनरेशन है। सरकार और जेनजी के बीच में समन्वय को लेकर के आपने कभी सोचा क्या? घर में भी ऐसे होता है कि जो हमारे जी वाले बच्चे हैं उनसे बातचीत करना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे टर्म्स हैं, यहाँ बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, ये कैसे होगा, ये कनेक्ट कैसे होगा? देखो, इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि मैं कहना चाहूँगी कि मतलब आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन और उनके विजन से जो आज हम कर रहे हैं वो काफ़ी आगे का विजन है। जो आज अगर हम ग्लोबली अगर सिचुएशन देखें कि जेनजी को लेके किस तरह से आज अलग अलग देशों में प्रॉब्लम को इशू मतलब किस तरह से प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हमारे देश में वो स्थिति नहीं है। आज हमारे देश का युवा उसको इतना पता है कि मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, मेरी भी जिम्मेदारी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आज का हमारा युवा रिस्पॉन्सिबल बने अपने देश के प्रति और उसे ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य पहले मेरे देश के लिए भी है। और यही प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले कहा कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स के जब हम बात करते तो यही हम चीज़ें इस प्रोग्राम के माध्यम से आज की युवाओं के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और युवा का सबसे पहला चैलेंज रहता है कि मुझे कोई सुनने वाला चाहिए। आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आज उनकी बातें आज सरकार सुनने के लिए रेडी है, उनके विचारों से इस देश को आगे ले जाने के लिए आज सरकार कोशिश कर रही है। तो और काफी अच्छा रिस्पांस भी युवाओं की तरफ से मिल रहा है। और दूसरी चीज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो आपने बात की कि आज घर में कोई सुनने वाला नहीं है, तो यही एक दिक्कत है कि आज की जनरेशन या आज की सिचुएशन हमारे देश की जो बन चुकी है कि आज हस्बैंड वाइफ वर्किंग पे रहते हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर अभी हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है और कहीं ना कहीं आज का युवा एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यही कोशिश करें कि इन सब चीजों से हम युवाओं को दूर रखें। स्पोर्ट्स के माध्यम से आज वो कम्युनिटी के साथ जुड़ने की बातें वो सुनता है या जुड़ने की कोशिश वो करता है। आज टाइम मैनेजमेंट वो सीखता है, हारना जीतना वो स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखता है, बिल्कुल मेंटली फिजिकली फिट रहना वो सीखता है, सभी लोगों के बीच में उसे कैसे लीडरशिप डेवलप करनी है वो आज वो सीख रहा है। और मुझे लगता है आज की युवाओं के लिए यही जरूरत है। अगर हम ये सभी चीजें स्पोर्ट्स के माध्यम से और यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से अगर उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के हमें कुछ जेनजी के बारे में हमें बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि जेनजी हमारी देश की ताकत बिल्कुल है। और तभी तो कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। रक्षा जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अभी आप जलगांव में मौजूद थी, वो खबरें भी हमने बहुत सुना, ये मैं चाहती हूँ क्योंकि आप इस पे जवाब दें, क्योंकि क्या समन्वय की दिक्कत है? आप जलगांव में थी, आप इवेंट में पहुंचती हैं और आपने कहा कि अधिकारी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते जब जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, हुआ क्या था वहां पे? एक्चुअली हर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम रहते हैं कि हमें अधिकार है कि दिशा की हम बैठक लेते हैं और उस दिशा का बैठक का प्रोटोकॉल यही है कि जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से योजना है उस योजना के ऊपर हम मॉनिटरिंग करें, सही तरह से योजना पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, जो भी दिक्कतें टेक्निकल आती है तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं।
उस मीटिंग में ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कोई भी स्टेट में रहे या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो वहाँ का जो प्रशासन है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ के सांसद को बुला के या सांसद से कंसल्ट से वो प्रोग्राम किए जाए, या उनका भी व्यू उसमें लेना जरूरी है, क्योंकि आज हम भी लोक प्रतिनिधि है या हम भी जनता के बीच में से इलेक्ट होके आते हैं, तो हमारे पास भी काफी डिमांड्स रहती है, काफी क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो मुझे दिखाई दिया, उसके रिगार्डिंग मैंने वहां पे बात रखी, क्योंकि कोई भी क्षेत्र का विकास वहाँ के एमएलए जितना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ एमपी भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। एक आखिरी सवाल, हालांकि मैंने कह दिया था, एक महिला होते हुए पॉलिटिक्स में जगह बनाना ये कितना मुश्किल होता है, एक महिला होते हुए, अगर आप इसका जवाब दे सके, क्योंकि यूथ यहाँ बैठे हैं, लड़कियां बैठी है, और ये समझना हर कोई चाहता है हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज फॉर अ वुमन। मैं कहूँगी जितना आपके लिए मुश्किल है उतना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि कोई भी क्षेत्र में महिलाओं के लिए इतना इजी नहीं रहता है। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उसके साथ जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति है या हमारे जो देश का एक स्ट्रक्चर है, खास करके कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही लेनी पड़ती है, क्योंकि आज हम कितने भी बड़े पोजीशन पे चले जाएं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ती है। और इस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कोशिश करते रहते कि हम अपने क्षेत्र में बेस्ट कर पाए। इसको रिकॉग्नाइज बहुत कम बार किया जाता है, तो भी हम उसके बीच में भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपना बेस्ट दे पाए। और दिक्कतें है, लेकिन भगवान ने इतनी ताकत तो हमें दी है कि कितनी भी दिक्कतें आ गए तो भी उसके बावजूद भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते ही हैं। बिल्कुल, और तभी आप जैसी महिला देश का प्रतिनिधित्व भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इट इज वंडरफुल टॉकिंग टू यू रक्षा जी। थैंक यू सो वेरी मच।